So November 19 का second variant, November 19 का second variant, question number 2 देखें. Explain with the help of diagram the process through which equilibrium price and quantity of a good changes when there is an improvement in the technology underlying the production of that good. We have done a lot of these questions. इस तरह के बहुत सारे questions हम already कर चुके हैं जहाँ पर हमें एक demand supply diagram के ऊपर कोई एक certain change को show करना होता है. अगर improvement in technology होती है तो उसका impact क्या आएगा? क्या effect आएगा improvement technology से? अगर प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उससे सप्लाई बढ़नी चाहिए. सही है, सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट करेगी. डिमांड सप्लाई डायग्राम पे हम इसको कैसे शो करेंगे? सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट करेगी. तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो किस तरीके से होगा? जो क्वेश्चन, एक बार फिर क्वेश्चन को देखो. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द प्रोसेस थ्रू व्हिच इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ अ गुड चेंजेस व्हेन देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. देखो एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाया था जिसमें इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों की डेफिनेशन लिखवाई. सही है. सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए? 2A के अंदर आपको सबसे पहले मार्केट को डिफाइन करना चाहिए और इसको डिफाइन करते करते आप मार्केट को आप डिफाइन एक्सप्लेन करें और साथ में हम क्या कर सकते हैं? हम साथ में इक्विलिब्रियम जो हम शो करें उस इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है. सही. डिमांड सप्लाई डायग्राम आप मार्केट को डिफाइन करते हुए डायग्राम बना सकते हैं, वैसे आगे बनाना है आप डिफाइन करते हुए बता सकते हैं. यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देनी है, इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर दें. बेहतर है कि डायग्राम यहाँ बना दी जाए लेकिन कोई कंपल्जन नहीं. फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस को डिफाइन करें. इक्विलिब्रियम प्राइस की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी? इट इज दैट प्राइस एट व्हिच द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इज मैचेस द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर. और फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिफाइन करें. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी? ये वो it is that output level at which the benefit received by the marginal benefit received by the consumer are fully matched by the marginal cost of the producer. सही है. सो हमने इसको रिलेट किया था QD is equal to QS से और इसको रिलेट किया था MB is equal to MC. सही है. तो इस तरह हमने क्या कर दिया? मार्केट को डिफाइन कर दिया, इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दिया, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिफाइन. नेक्स्ट काम हमने क्या करना है? अब हमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, अब हमें बताना है कि जो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी उससे क्या हो. सही है. इसलिए बेहतर है कि पहले ये बात कर दो कि अगर इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होगी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होगी तो उससे सप्लाई इंक्रीज करेगी. सही है. इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि अगर ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी तो हम ज्यादा बेहतर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये सारी एक्सप्लेनेशन देकर हमने बताया है कि इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. एंड फर्दर हम उसमें एंड में लिखेंगे व्हिच विल शोन बाय दिस विल कॉज राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई. इससे सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और आप फिर उसको एज शोन इन डायग्राम, शोन इन डायग्राम. अगर आप लोग की कोई क्वेरीज हैं किसी टॉपिक की तो आप तो मुझे बता दें, मैं पहले उसको देख लूं. सो डिमांड सप्लाई हमने पहले इक्विलिब्रियम E1 लेबल किया, प्राइस P1 लेबल किया, क्वांटिटी इज Q1. सप्लाई इंक्रीज करेगी फ्रॉम S1 to S2, so we go move from E1 to E2 which will cause price to fall and the quantity to increase. सही. सो हम यहाँ बताएंगे कि सप्लाई इंक्रीज करने से, फिर जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि डायग्राम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? हम कहेंगे प्राइस P1 से जब सप्लाई बढ़ेगी देन there will be a temporary surplus. तो हम समझाएंगे इस बात को, इस सप्लाई इंक्रीज करने से there is a temporary surplus equal to AB और इस टेम्परेरी सरप्लस की वजह से क्या होगा? प्राइस फॉल करेगी और प्राइस फॉल करने से द प्राइस विल फॉल और इसका हम बताएंगे सिग्नलिंग, रैशनिंग और एलोकेटिव मैकेनिज्म. बहुत ब्रीफली. सही है. पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं करना है. बेसिकली आप क्या बताएंगे कि प्राइस फॉल करेगी बिकॉज ऑफ दिस द प्राइस विल फॉल, based on this due to the fall in price consumers will increase their consumption, quantity demanded will rise which is rationing mechanism. सही है. so हम यहाँ बताएंगे इससे quantity demanded rise करेगी, this is rationing mechanism. सही है. एंड प्राइस डिक्रीज करने से क्वांटिटी सप्लाइड विल फॉल व्हिच इज एलोकेटिव मैकेनिज्म. सही है. और इस तरह से हम लोग इवेंचुअली नई प्राइस और नई क्वांटिटी पे आ जाएंगे. क्वेश्चन समझ में आ गया? सही है. इस तरह के तो फिर काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए और इस तरह की क्वेश्चन की अभी फौरन
मतलब इमीडिएट डेज के अंदर एक क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करो, सही है। वो क्वेश्चन जो आपको पता है फ्रीक्वेंटली आते हैं, बेशक बहुत ज्यादा किए हुए भी हैं, लेकिन अभी इन फ्यू केसेस में अभी जो ना वो इस तरह के क्वेश्चन एक दो दोबारा करो। लास्ट वीक क्वेश्चन करवा दें, लेकिन आज क्वाइट फ्रीक्वेंटली एज वेल एज फ्यू केस स्टडीज भी आज कराते, ठीक है। और बताएं, हाँ एक आध तो लिखो ना, ताकि या देखो फॉर्मेट तो समझ में आ गया है, लेकिन वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो फिर इन दैट केस उनमें से एक आध क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो ना, और टाइम देख के करोगे कितने टाइम में हो रहा है। मुझे अभी नहीं करो, पहले मैं ये पेपर करा दूं, मैं कुछ क्वेरीज देख लूंगा और फिर एंड में वो करा, और जो आपकी क्वेरीज, सही। 2A के बाद जरा 2B देखो। Discuss the problems in applying supply side policies in an economy and assess whether these problems can be overcome. सही। पॉलिसी लगाने का तो मैंने आपको हमेशा बताया एक ही तरीका होता है, पहले हम पॉलिसी लगाने के लिए प्रॉब्लम बताते हैं, सही। अब यहाँ कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, इसके हम एक जनरलाइज कमेंट देंगे। गवर्नमेंट के कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एम्स होते हैं और उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सप्लाई साइड पॉलिसी लगाता है। आई थिंक सप्लाई साइड पॉलिसी का एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तरीके से। सप्लाई साइड पॉलिसी रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत बार पूछा गया, इसलिए बेहतर है सप्लाई साइड पॉलिसीज की तरीके से प्रैक्टिस की जाए। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज हम शुरू में क्या करेंगे, वी कैन स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन अबाउट गवर्नमेंट, अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी टू करेक्ट देम, सही। एक जनरल इंट्रोडक्शन इसका देंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली हमेशा पॉलिसी लगाने से पहले प्रॉब्लम बताते, सही है। सो हम बताएंगे मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, एक सिंपल सा एक ब्रीफ सा पैराग्राफ लिखेंगे ये बताने के लिए गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक एम्स क्या होते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, मतलब आपने एक कंटिन्यूटी में बता दिया कि गवर्नमेंट सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक एम्स अबाउट द इकोनॉमी सच एज प्राइस स्टेबिलिटी व्हिच इज टू मेंटेन लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मेंटेनिंग लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ, स्टेबल एंड सस्टेनेबल लेवल ऑफ ग्रोथ, एंड टू इंश्योर दैट देयर इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपने एक पैराग्राफ 2-3 लाइनों का लिख दिया कि भाई इन एम्स को अचीव करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लगाएगा, सही है। तो आपने सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक एम्स को ब्रीफली डिफाइन कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमें सप्लाई साइड पॉलिसी के प्रॉब्लम्स ही बताने और यही बताना है कि वो प्रॉब्लम्स ओवरकम कैसे होंगे, इसलिए हम इन एम्स को बहुत ब्रीफली बता रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सप्लाई साइड पॉलिसीज, तो इस क्वेश्चन का पहला पूरा हिस्सा होता है कि आपको सप्लाई साइड पॉलिसी की वर्किंग बतानी है। अगर क्वेश्चन होता है डिस्कस द प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज इन सप्लाई साइड पॉलिसीज, तो आप पहले सप्लाई साइड पॉलिसी को डिटेल में बता दें कि लगेगी किस तरह से। इन दैट केस आप इन एम्स को तरीके से, सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई साइड जो मैक्रो इकोनॉमिक एम्स है उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करें। सप्लाई बढ़ाने के सारे तरीके बताएंगे ना आप सप्लाई साइड पॉलिसी के मेथड जो बताएंगे, उसमें आप प्रॉब्लम्स बताएंगे, फिर सप्लाई साइड पॉलिसी बढ़ाने के, सप्लाई साइड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के तरीके बताएंगे, फिर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हमने मैक्रो इकोनॉमिक एम बता दिया ब्रीफली। इधर भी हम लोग सप्लाई साइड पॉलिसी इंप्लीमेंट करना तो दिखाएंगे, सही है। यहाँ पर भी जाहिर है जब मुझे बाद में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है तो प्रॉब्लम किसी सिस्टम से आइडेंटिफाई करनी है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक एम्स बताऊंगा और फिर सप्लाई साइड पॉलिसीज को आप डिफाइन करें और इसकी एप्लीकेशन समझाएं। मैंने इसकी एप्लीकेशन कैसे बताई है कि हम एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, और एग्रीगेट सप्लाई को कैसे इंक्रीज करते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स को इंक्रीज करना। एंड ऑफ कोर्स एक और तरीका इसका होता है रेगुलेशंस, अप्लाइंग रेगुलेशंस। एक तो हम एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करते हैं और दूसरी बात होती है हम रेगुलेशंस लगाते हैं, सही है। और रेगुलेशंस के हमको तो इस इन सब की जो आप एक्सप्लेन करते हैं, आपने प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म बताया, इसके साथ इसकी दो एग्जांपल डाल दी। प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया, यानी हर एस्पेक्ट की ना कुछ इनको जो है वो आपने डिफाइन कर दिया और प्लस इन दोनों की एक एक या दो दो एग्जांपल्स बता दी। सो अब तक आपने बेसिकली आंसर में क्या लिखा है, जरा वापस क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन में क्या लिखा था, डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन अप्लाइंग supply side policies in an economy and assess whether these problems can be overcome। अभी तक आपने सिर्फ बताया सप्लाई साइड पॉलिसीज क्या होती हैं, कैसे लगती हैं, अभी आपने ये बताया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन के मेन आर्गुमेंट के ऊपर। इसका मतलब अभी तक आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो अब तक लिखा है वो लेस देन हाफ अ पेज होना चाहिए, क्योंकि जो हम अभी तक बता रहे हैं वो समझ लो सप्लाई साइड पॉलिसी, जो प्रॉब्लम हमने इवेंचुअली बताना है, जो एक्चुअल क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम बताना है, हमने उस प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए पहले सप्लाई साइड पॉलिसी को बताया,
सही है। अब हम जाएंगे पॉलिसी लगाने, सही है, अब हम जाएंगे प्रॉब्लम्स बताने में। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज की लिमिटेशंस बताएंगे, लिमिटेशंस ऑफ सप्लाई साइड। सप्लाई साइड की पॉलिसीज की लिमिटेशन क्या होती हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लैग बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, इसके अंदर अनसर्टेन आउटकम्स होते हैं। तो हम प्रॉब्लम्स बताना शुरू करेंगे। सो इन प्रॉब्लम्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, और ये प्रॉब्लम्स, मेन क्वेश्चन जो है ना वो इस प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने का है। तो आपको इनको एग्जांपल्स ले लेकर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आपने इसके प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया, टाइम लैग बहुत ज्यादा है, तो आप एग्जांपल दें कि गवर्नमेंट अगर एजुकेशन प्रोग्राम रन कर रहा है ताकि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो गवर्नमेंट आज प्राइमरी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, बट इसका इम्पैक्ट लेबर फोर्स के ऊपर आएगा कोई जो है वो 15 साल के बाद, जब ये बच्चे जो आज प्राइमरी एजुकेशन में है ये स्कूल लिविंग एज क्रॉस करेंगे। सही है, फिर जाके इसका कोई इम्पैक्ट लेबर फोर्स पे आएगा। इस तरह आप एग्जांपल दे सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर जो है वो हमारे पास वो है कि एक लिमिटेशन ये है कि बहुत कॉस्टली होते हैं। सही है, तो आप यहाँ बात करना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज के दिन में जो है वो एक डैम बना रही है, अब उस डैम के ऊपर वो इन्वेस्ट करी है, इतना सारा पैसा लगा रही है, और वो पूरी कंट्री से पैसा रिसीव किया जा रहा है, और गवर्नमेंट के ऊपर एक एडिशनल बर्डन है क्योंकि उसका बजट कहीं से श्रिंक नहीं हो रहा। जो बजट है वो अपनी जगह पे, वो पैसे तो खर्च करने, ऑन टॉप ऑफ दैट ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं। सही है जी। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि क्या हमेशा मशीनरी इंपोर्ट करके इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। तो आप लिमिटेशंस बताते हैं और लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरह में टाइम लैग्स, कॉस्ट, हाई कॉस्ट, अनसर्टेन आउटकम। फिर रेगुलेशन वाला जो है कि आप प्रोडक्शन पे रेगुलेशन लगा रहे हैं, उसका तो नुकसान भी हो सकता है। सही है, और मसले क्या हो सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन कैन हैव अ प्रॉब्लम। हमने जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन को सप्लाई साइड पॉलिसी देखते हैं तो हम कहेंगे उससे कंज्यूमर को भी नुकसान होना शुरू हो सकता है। सही है, बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं हार्म टू कंज्यूमर्स, हार्म टू कंज्यूमर्स। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो कंज्यूमर्स की अफोर्डेबिलिटी थी वो अब कम होगी। तो सर हम इसकी लिमिटेशन बता रहे हैं। अब हमें जाना है इस क्वेश्चन के अगले आर्गुमेंट पे, बताता हूँ। रेगुलेशन जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है कि आप फिशिंग नहीं कर सकते, तो फिश सप्लाई कम होगी, प्रोड्यूसर का भी नुकसान हुआ, लेबर का भी नुकसान हुआ, कंज्यूमर का भी नुकसान हुआ। सही है, इस तरह रेगुलेशन आपने डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए आपने कोई रेगुलेशन लगाई, तो उससे सही है, हम मानते हैं इस बात को कि एनवायरनमेंट का बहुत फायदा हुआ, लेकिन इतनी जगह पे नुकसान भी तो हो गया। सही, अब हम बताएंगे हाउ टू ओवरकम प्रॉब्लम्स, टू ओवरकम प्रॉब्लम्स। सही है, प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। एक बात तो ये कि हम लोग जो है वो मार्केट, देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन मार्केट, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन मार्केट। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स आए हैं, टाइम लैग्स क्या आए हैं या कॉस्ट क्या है, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आपको इस सबको करने में ज्यादा वक्त लग रहा है। जब आप मार्केट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल करेंगे, ये किस तरह से करते हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। आप बेसिकली क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन और से और बेहतर करें। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथनिंग मार्केट फोर्सेस, कि मार्केट फोर्सेस को स्ट्रेंथन करें इंफॉर्मेशन एंड कंपटीशन के। इसके थ्रू ये होगा कि सप्लाई साइड लगाए बगैर आपके आउटकम ज्यादा बेहतर आना शुरू हो जाएंगे, और जो सप्लाई साइड एक तरफ आप कर भी रहे होंगे तब भी आपके टैक्स रेवेन्यूज भी ज्यादा हो जाएंगे, और ये जो वर्किंग है, इसकी जो वर्किंग है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। बेसिकली व्हेन वी से प्राइवेटाइजेशन, तो हम वहां पे कह रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन एंड कंपटीशन के थ्रू प्राइवेटाइजेशन के प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट। सही है, तो इससे क्या होगा, इट एलिमिनेट्स प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बताओ, जो प्राइवेटाइजेशन है वो हमने एक सप्लाई साइड पॉलिसी का क्या होता है, उसका नुकसान भी बताया। यहाँ पे हम कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन आप कर तो रहे हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन बेहतर की जा सकती है, प्राइवेटाइजेशन के नुकसान को अवॉइड किया जा सकता है बाय इंफॉर्मेशन एंड बाय कंपटीशन। अगर मार्केट में इंफॉर्मेशन होगी और मार्केट में कंपटीशन होगा तो ये प्राइवेट फर्म्स ही मार्केट फेलियर क्रिएट नहीं करेंगे। बात को मार्केट फेलियर के कॉन्टेक्स्ट में, सही है। और हम साथ में ये कह सकते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इन मार्केट होगी, ये जो टाइम लैग्स वाला कॉन्सेप्ट है ना कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है, अगर मार्केट ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगी तो आपका लेबर फॉरन आएगा काम करने के लिए, अगर रिसोर्सेज फॉरन आएंगे काम करने के लिए, इसको एंगेज करके आप ज्यादा जल्दी आउटपुट। सही है, तो यहाँ पे अच्छा टेक्नोलॉजी की जो बात है, टेक्नोलॉजी का जो पूरा प्रोग्राम है उसमें आप ये कह सकते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी से बड़ा फर्क पड़ता है।
इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डेवलप योर ओन टेक्नोलॉजी, यू कैन इम्पोर्ट दिस टेक्नोलॉजी एंड वो काम आपको बहुत जल्दी मिल जाए। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जो है ना सप्लाई साइड पॉलिसी आप लगा रहे हैं कि आपको अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बिल्ड करनी, तो आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बिल्ड करना शुरू करें। एक तरीका ये कि आप उसके अंदर इंजीनियर लगाएं कि चलो जी मशीनें बनाओ, एक तरीका ये कि टाइम लैग को अवॉइड करके मशीनें इंपोर्ट करो। गाड़ी अपनी बनाओगे लेकिन मशीन तो इंपोर्ट हो जाएगी। सो इंपोर्ट के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जितना क्विक होगा उतना आप कम वक्त के अंदर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस, सही है। इफ यू वांट कि आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डेवलप योर ओन टेक्नोलॉजी आप क्या करें, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकेंगे। तो ट्रेड के थ्रू ये काम हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है, हाँ तो हम एक वक्त ये कह रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड, और हो भी सकती है वैसे बाय द वे। जैसे अगर हम खुद अपनी मशीनरी बनाएंगे तो हमें महंगी पड़ेगी और ज्यादा पैसा लगेगा, और अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो वो कंपैरेटिव एडवांटेज की वजह से हमें सस्ती भी पड़ सकती है। सही है, हाई कॉस्ट तो खुद बनाना भी है और वहां से भी लाना है, लेकिन वहां से होता है रिलेटिवली सस्ती मार्जिन। सही है, सो कंपैरेटिव एडवांटेज जैसे लिंक करेंगे कि जिसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है उससे परचेज करो, वो सस्ता बना। सो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू देयर इज क्विक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सही है, देयर इज क्विक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट अपनी फंडिंग के मेथड्स इंप्रूव कर सकती है। सही है, जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, गवर्नमेंट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे, जैसे रेमिटेंस पार्टनरशिप एक ऑप्शन है। ये कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको नोट करते रहेंगे ना तो इस्तेमाल भी करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग स्कीम्स बनाना शुरू कर दे। फंडिंग स्कीम्स, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स। सही है, जैसे एग्जाम्पल है, अगर गवर्नमेंट ने अब नया पाकिस्तान बॉन्ड अभी इशू किया है, अगर गवर्नमेंट भाषा डैम बॉन्ड इशू कर दे, सही है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई आप हर बंदा 10-10 रुपए वो करे, गवर्नमेंट कहते हैं जी भाषा डैम के बॉन्ड खरीद लें आप लोग, और भाषा डैम से हम लोग 10 साल तक जो रेवेन्यू कमाएंगे उसके बॉन्ड होल्डर को उसका रिटर्न दें। सही है, ये एग्जांपल है कि भाई आपने क्या किया, लोगों से बोला कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, आपसे कहा कि हम भाषा डैम बना रहे हैं, आप एक काम करो, आप इसमें पैसा लगा लो। सही है, और 10 साल तक इसकी ओनरशिप का इतना हिस्सा, जितना शेयर्स बेचते हैं इतना बॉन्ड बेचना शुरू, और आप उनको रिटर्न देना शुरू कर। अभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके प्रॉफिट का रिटर्न देना शुरू कर दो, ऐसा भी हो सकता है आप उस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर दो। सही है, बट उससे होगा ये कि जो कॉस्ट है वो तो अपनी जगह पे है, पैसा तो लगेगा डैम बनाने में, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट का नहीं लगेगा, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आ रहा है। तो गवर्नमेंट को जो है वो अपने फंड्स के ऊपर एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा। ऐसा रेमिटेंस पार्टनरशिप की मैंने बात की, गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा, पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट जिनके बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और सही है फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी है जो बहुत ज्यादा पैसा पूरा पूरे साल में बहुत पैसा आता है पाकिस्तान के पास रेमिटेंस की फॉर्म में। तो हम क्या करें, रेमिटेंस पार्टनरशिप कर लें कि हम कहें कि भाई आप पैसा भेज तो रहे हो, लेकिन आप पैसा भेजते हो अपने घर वालों को, वो उसको खर्च कर लेते हैं या सेविंग कर लेते हैं। गवर्नमेंट कहता है एक काम करो, हमारे साथ रेमिटेंस पार्टनरशिप कर, कि आप जो पैसा भेज रहे हो वो आप हमारे पास भेजो, सही है, हमारे बिजनेस के अंदर लगाओ, और उस बिजनेस की शेयर होल्डिंग हम आपके जो भी यहाँ पे जिनको आप भेज रहे हैं उनकी उनको दे, सही है। जैसा गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगा रहे हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप क्या करो, इन्वेस्ट कर दो इंडस्ट्री के अंदर, हम इस इंडस्ट्री को सेट करेंगे, और इस इंडस्ट्री से जो आपने रेमिटेंस दिया है उसका रिटर्न आपको या आप जिसको भी देना चाह रहे हो उसको। सही है, ऐसा करके क्या होगा, बहुत सारे पैसे जो कि लोगों के हाथ में आते हैं, मतलब लोग नहीं भेजना चाहते कि भाई अपनी वहां इन्वेस्ट कर लो, आप उनको इंसेंटिव दे रहे होते हो कि आप दुबई में इन्वेस्ट करने के बजाय या लंदन में इन्वेस्ट करने के बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्ट, तो अच्छी रेमिटेंस पार्टनरशिप दे। ऐसा करके अपने जो आपकी जो फंडिंग के मेथड्स है उसको भी, जो आप बॉन्ड इशू करके या रेमिटेंस पार्टनरशिप के थ्रू, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंड्स आर नॉट ब्लॉक्ड, और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज इनकरेज्ड, इन्वेस्टमेंट इज इनकरेज्ड। हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करना शुरू कर दे इकोनॉमी के अंदर तो उसका क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ जाता है, उसका एक नुकसान हमें ऑलरेडी पता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट का। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, अभी आपने ही पूछा था, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी रिसोर्सेज है, सही है, अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने इसमें से फॉर एग्जांपल 20% रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दिया, तो प्राइवेट सेक्टर के पास रिमेनिंग 80% है जिसको वो इस्तेमाल करके उस पर कैपिटलाइज कर सकता है।
लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगाकर बोले कि मुझे अब 80% नहीं बल्कि मुझे जो है अब ऑलरेडी 80% था, गवर्नमेंट क्या करता है 20% या 40% जो है वो और अपनी तरफ कर लेता है अपनी वर्किंग के अंदर। अब गवर्नमेंट का तो ख्याल है वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा रहे हैं और उस एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाने से इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी, लेकिन मसला ये है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अब पहले से कम रहेगी। तो इसका मतलब ये कि आप क्या कर रहे हो, जितना ये गवर्नमेंट अपनी अपनी रिसोर्स ओनरशिप को इंक्रीज करती रहेगी उतना वो प्राइवेट सेक्टर को इस इन्वेस्टमेंट पूल से क्राउड आउट करे। उसकी वजह ये है क्योंकि रिसोर्सेज महंगी हो रही हैं, उनके पास रिसोर्सेज खरीदने के पास के लिए पैसे नहीं है। अगर जैसे एग्जांपल ये फाइनेंशियल क्राउडिंग जो होती है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बैंक से बोरो कर करके इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। अब वी अंडरस्टैंड कि बैंक से आप जितनी बोरोइंग करोगे, यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये A2 के अंदर आप पढ़ोगे डिटेल में, फिलहाल एएस के अंदर ये एएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्राउडिंग आउट इफेक्ट के अंदर आप चाहो तो समझा सकते हो, बहुत आसान बात है। देखो लॉजिक क्या है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ बहुत सीधा साधा, ये बताओ कि अगर मैं वाई एक्सिस पर रखता हूँ इंटरेस्ट रेट और एक्स एक्सिस पर रखता हूँ लोनेबल फंड्स। लोनेबल फंड्स का मतलब वो फंड जो कि लोन की फॉर्म में दिए जा सकते हैं, सही है। ये मैं यानी बेसिकली मैं यहाँ क्वांटिटी ऑफ फंड्स की ले रहा हूँ और यहाँ मैं इंटरेस्ट रेट ले रहा हूँ। बताओ सेविंग का डायरेक्ट रिलेशन होगा या इनवर्स होगा? यानी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा सेव करूंगा या कम करूंगा? ज्यादा करूंगा। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए सेविंग, सही है। सेविंग का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा उतना लोग ज्यादा सेव करेंगे। जो लोग सेव करते हैं वही तो लोनेबल हो जाता है, सही है। इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, डायरेक्ट या इनवर्स? एग्जैक्टली, इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा लोग उतनी कम बोरोइंग करते हैं, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इस तरह से होना चाहिए। इसे कहते हैं लोनेबल फंड थ्योरी। अब देखो इससे ये इंटरेस्ट रेट R1 डेवलप, सही। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खुद लेना शुरू कर दे, सही है, गवर्नमेंट जाए और बैंक से सारे रिसोर्सेज सारे फंड्स खुद बोरो करना शुरू कर दे, तो जो लोनेबल फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो कम हो जाएंगे, सही है। लोगों ने 1000 रुपए सेव किए थे, पहले हम कहते थे 1000 रुपए अवेलेबल है, कोई इन्वेस्ट करने के लिए ले ले, सही है। 1000 में से 800 तो गवर्नमेंट ले गई, सही है। अब लोगों के पास बोरो करने के लिए कितने बचे? 200 रुपए बचे। अब उस 200 रुपए पे आप हाई इंटरेस्ट चार्ज करोगे, लो करोगे? हाई इंटरेस्ट। 200 बचे, आपने 200 बोरो किसी को देने, तो आप तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना। जिस चीज की सप्लाई कम होती है, जिसकी स्कैर्सिटी होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। सोचो आप बैंक को, आपके 1000 रुपए किसी को देने के लिए, गवर्नमेंट ने आपसे 600 रुपए ले लिए, 400 बचे। जब आपके 1000 बचे हुए थे तो आप कम इंटरेस्ट ऑफर करोगे कि यार कोई आए जल्दी से माम जो है ना वो ये क्लियर हो। लेकिन जब आपको रहे ही 200 तो आप बोलेंगे हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर, सही है। इसलिए जब क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये कि जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंट्रोल करना शुरू कर देती है तो प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज का कंट्रोल कम हो जाता है, सही है। वही यहाँ पर भी बात आ रही है कि आप फंडिंग स्कीम्स करते हैं ना, तो गवर्नमेंट की क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं आता बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाता है, सही है। तो इस तरह गवर्नमेंट और भी तरीके हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करे, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड पार्ट टाइम वर्किंग। वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है ना वो होती है स्किल बेस्ड। हम ये नहीं कह रहे कि प्राइमरी एजुकेशन दो, हम कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रिशियन बनना सिखाओ, सही है। हम कह रहे हैं कि जी कारपेंटर बनना सिखाओ, फार्मर बनना सिखाओ, ये वाले काम सिखाओ। इससे क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम था ना कि आज प्राइमरी एजुकेशन दोगे वो जाकर हिट करेगी 15 साल के बाद, हम ये बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आज अपने बेरोजगार लोगों को जमा करो। आपने वो देखा था सैलानी का जो उन्होंने एक टेस्ट किया था नेशनल स्टेडियम के अंदर, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने ना एक टेस्ट किया था कि उन्होंने कहा कि भाई हम लोग हायर कंप्यूटर स्टडीज के हायर एजुकेशन के कोर्सेज हैं, ये हम उन लोगों को देंगे जो इस टेस्ट को क्लियर करें, सही। और उसके ऊपर नेशनल स्टेडियम भर गया था लोग टेस्ट देने के लिए जाए। अब उसके अंदर जो लोग पिक किए हैं उनको वो लोग प्रोवाइड करें। अब अगर फॉर द टाइमिंग लेट्स कंसीडर इट लाइक गवर्नमेंट दे रही है, सही है, और यहाँ गवर्नमेंट ये कह रही है, गवर्नमेंट ये टेस्ट ले रही है नौकरी देने के लिए, सही है, या गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई आप सब लोग आओ, जो जो बंदा इसको क्वालिफाई करेगा हम आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, सही है। ऐसा करके क्या हुआ, आपने सेलेक्ट किए लोग और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज बनानी शुरू कर दी, सही। मैं भी डिस्टेंस एजुकेशन की बात भी करता हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज बनानी शुरू कर दी कि भाई वो लोग हैं जो कि सुबह काम करते हैं, शाम में 2 घंटे अपनी डिग्री ले लें। इससे क्या होगा कि आप तालीम सिर्फ कम उम्र के बच्चों को नहीं दे रहे हो, बल्कि आप तालीम जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको भी दे रहे हो। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी वहां बढ़ेगी और ये टाइम लाइफ वाला मसला नहीं है, सही है। सो डिस्टेंस एजुकेशन
ऑनलाइन लर्निंग, इस तरह की चीजें आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा कि इससे क्या होगा कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिलेगी विद लो कॉस्ट, लोअर कॉस्ट एंड लोअर टाइम, जल्दी एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन का एग्जांपल क्या होती है आपको? AIOU का पता है? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड भी करती है। PTV के ऊपर गवर्नमेंट जो है ना वो पढ़ाती है, AIOU के लेक्चर्स हैं, यूट्यूब अब बड़ा कॉमन है, पहले जब यूट्यूब नहीं था तो गवर्नमेंट PTV के ऊपर पढ़ाती थी। सही, PTV के ऊपर दोपहर के टाइम पर लेसन होते रहे, बाकायदा पूरा टाइम टेबल बना होता था, इस दिन मैथ की क्लास होगी, इस दिन साइंस की होगी, इस दिन इकोनॉमिक्स की होगी, और लोग बैठ के पढ़ सकते हैं। अब सोचो कोई बंदा कहीं भी बैठा हुआ है, गाँव में बैठा हुआ है, एंटीना उसका लगा हुआ है, PTV आता है, वो बैठा हुआ पढ़ रहा है मैथ पढ़, उसको बैठ के आप रेडियो सिखा रहे हो, उसको रेडियो बनाना सिखा रहे हो, उसको बैठ के आप ट्रैक्टर बनाना सिखा रहे हो, ट्रैक्टर चलाना सिखा रहे हो, ये सब चीजें सिखा रहे हो ना, डिस्टेंस एजुकेशन। इसके थ्रू आप कम पैसों के साथ ज्यादा और कम टाइम लैग के साथ ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट। सही है, मैं चाहता हूं कि सप्लाई साइड के जो क्वेश्चन जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको इस्तेमाल करके आप एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर डेवलप करो, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसीज रिसेंटली बहुत बार आई है, उसका ज्यादा अच्छा आंसर लिखा है। कंक्लूजन ये है कि सप्लाई साइड पॉलिसीज के लिमिटेशंस को रोकना आसान नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हम जितनी भी सजेशन दे रहे हैं उसके बाद भी रहेंगी। इसे सप्लाई साइड पॉलिसीज विल ऑलवेज रिमेन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। हम ये जरूर कर सकते हैं कि उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करें, उसको शॉर्ट टर्म के अंदर सस्टेन करने की कोशिश करें। सो सप्लाई साइड पॉलिसीज विल ऑलवेज रिमेन, सप्लाई साइड पॉलिसीज आर यूजुअली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, और इनका जो हैजर्ड है, इसका जो हार्म ओनली इन शॉर्ट रन while benefit in long run, in long run. So in the short run, the harm can be minimized, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि सप्लाई साइड पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि शॉर्ट रन में नुकसान पहुंचा सकती है लेकिन लॉन्ग रन में फायदा ही पहुंचाएंगे। इसलिए आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि इसके प्रॉब्लम्स को आप शॉर्ट रन में कंट्रोल करें, जो कि लॉन्ग रन में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ भाई, ये बात सबको समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यहां से भी जवाब दो भाई, इज दिस क्लियर? इलास्टिसिटी का क्वेश्चन भी आएगा तो करा दूंगा बेटा। अरे क्या हो गया यार जिसको? अच्छा जी, आगे सुनो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ नॉलेज ऑफ द पीईडी फॉर अ गुड कैन हेल्प बिजनेसेस टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज अपॉन देयर टोटल रेवेन्यू। बहुत ही आसान सवाल है ना, सही है। आपको सीधी सीधा क्या बताना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर सवाल क्या है, नॉलेज ऑफ पीईडी कैन हेल्प बिजनेस टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन रेवेन्यू। यानी हमें आप बहुत स्टैंडर्ड तरीके से प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशनशिप बनाना है, सही है, और उसके अंदर पीईडी का इम्पैक्ट, राइट। तो मतलब गिफ्ट में मिला हुआ है ये सवाल। जो 3A आपके पास है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले पीईडी को डिफाइन करेंगे, डिफाइन, एक्सप्लेन, सही है, प्लस आप इलास्टिक इन इलास्टिक को डिफाइन करें, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, इनको डिफाइन करें, सही है, इलास्टिक एंड इलास्टिक को डिफाइन करें, डिफाइन विद एग्जांपल्स। तो ये तो हमारा स्टार्ट हो गया, सही है। डायग्राम क्यों बनाऊंगा फिर? अभी आपको नजर आ रहा है कि देखो, जहां इलास्टिक अगर डायग्राम बना भी रहे हो ना, तो जहां इलास्टिक बना रहे हो वहां उसको फ्लैटर और इन इलास्टिक बना रहे हो वहां स्टीपर फ्लैट, सही है। ज्यादा बेहतर पता है क्या होगा, मैंने जब आपको पीडी और रेवेन्यू पढ़ाया था ना, तो मैंने उस टाइम पे डायग्राम्स बनवाई थी, जहां मैंने एबीसी करके बताया था, जहां मैं कहता कि भाई अगर फ्लैटर है तो रेवेन्यू क्या होगा और स्टीपर है तो रेवेन्यू क्या होगा। ये फ्लैटर में हमने कहा था प्राइस P1 है और क्वांटिटी Q1 है, और प्राइस P2 पर क्वांटिटी Q2 है। तो इसको ABC करके डायग्राम बनाई थी, हमने कहा था देखो प्राइस P1 पे रेवेन्यू B+C है जो ज्यादा है, और प्राइस P2 पे रेवेन्यू कम है A+B, सही। ये वाली डायग्राम रेवेन्यू वाला जो रिलेशनशिप बता रहे हो ना, उस इस क्वेश्चन में तब बता, वरना एक ही बात रिपीट हो रही होगी।
राइट। सो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पीडी और रेवेन्यू का रिलेशनशिप समझाना शुरू किया। यहाँ इसको डिफाइन कर दिया, फिर हम पीडी एंड रेवेन्यू को का रिलेशनशिप बताएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रेवेन्यू डिफाइन होगा कि रेवेन्यू क्या होता है, और एक लाइन थी जो मैंने लिखवाई थी और मैंने कहा था हमेशा ये लाइन लिखा करो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां से बात शुरू करो और फिर इस बात को एक्सप्लेन करो। एक तरह का लिखवाया हुआ था मैंने कि अगर इलास्टिक गुड है तो उसमें क्या होगा, इन इलास्टिक गुड है तो उसमें क्या होगा, साथ साथ डायग्राम बनाते रहो। तो ये बताना आप बहुत आराम से बता सकते हो कि फर्म को इसका फायदा होगा। सही है, समझ में आ गई बात ये। पार्ट बी देखो, सिंस द डिमांड फॉर demerit goods such as cigarette is price inelastic, a tax on the product is a waste of time. What is needed is better awareness amongst consumer of the negative effect of smoking cigarettes. Discuss this view. पहले हम क्या करेंगे, हम पहले सीधा सीधा टैक्स लगाकर दिखा देंगे ये काम हो सकता है। सही है, और फिर एग्री कर लेंगे कि इनइलास्टिक डिमांड होने की वजह से इस काम के अंदर इफेक्टिवनेस कम हो जाए। सही, नहीं इनइलास्टिक है। देखो जब उन्होंने पहले से कह दिया कि हमें डिमांड इनइलास्टिक दिखानी है, तो आपका एनालिसिस के अंदर अगर आपने इसके अंदर डिमांड इलास्टिक बना दी, डायग्राम के अंदर विजिबली इलास्टिक दिखा दी, यानी बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपने यहाँ डायग्राम बनाई जो विजिबली इनइलास्टिक नहीं हुई, तो आपको पता है आप मार्क्स लूज करो। अगर आपने डायग्राम बनाई है, क्वेश्चन कहते हैं ना इनइलास्टिक डिमांड है और बोले डायग्राम बनाओ, और आपने डायग्राम इनइलास्टिक नहीं बनाई, 1 नंबर आपने लूज कर दिया। सही, सब गौर से सुन रहे हैं इस बात को कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड इनइलास्टिक है और आपने डायग्राम बनाई है, तो आपको डायग्राम को विजिबली इनइलास्टिक बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लाई इलास्टिक है या जो भी केस दे रहा है, अगर आपने डायग्राम बनाते हुए उसको विजिबली इलास्टिक या जो केस है वो नहीं बताया, देन यू विल लूज अ मार्क ऑन दैट। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम 3B के अंदर, 3A में किसी को मसला तो नहीं, हम जनरली अगर सवाल होता कि प्रोड्यूसर कैसे को पीडी का क्या फायदा है, तो हम बाकी यूजेस भी बताते, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑन टोटल रेवेन्यू। इसका मतलब उसने आपको लिमिट कर दिया कि सिर्फ क्वेश्चन के वर्ड्स क्या है कि फॉर अ गुड कैन हेल्प बिजनेस टू असेस द इम्पैक्ट। दे नॉट सेइंग पीडी के सारे यूजेस बताओ, वो कह रहे हैं पीडी का सिर्फ ये यूज बताओ कि अगर प्राइस चेंज कर रही हो तो वो रेवेन्यू का पे इम्पैक्ट असेस कर। अगर ये टोटल है, हाँ फिर हम बाकी बताते हैं, फिर हमें बाकी फैक्ट भी बता दें। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो 3B है इसके अंदर हम लोग वही तरीका जो हमारा होता है, पहले प्रॉब्लम बताते हैं फिर सॉल्यूशन बताते हैं। सो यहाँ सिगरेट्स को डीमेरिट गुड बताया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डीमेरिट गुड्स को डिफाइन करेंगे और डीमेरिट गुड्स की प्रॉब्लम बताएंगे। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, डिफाइन प्लस एक्सप्लेन करेंगे और इसकी प्रॉब्लम बताएंगे। प्रॉब्लम क्या है, ओवर प्रोड्यूस, ओवर कंज्यूम, अंडर चार्ज। सही है, और साथ में हम बताएंगे कि एम क्या है, हमारा पॉलिसी एम क्या है कि प्राइस बढ़ जाए और क्वांटिटी कम। सही है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करके उसकी प्लस एक्सप्लेन, फिर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे और ये जो डायग्राम बन रही है इसके अंदर हम इनइलास्टिक डिमांड लाजमी बनाएंगे। और इनइलास्टिक डिमांड बनाने के बावजूद हम एंड में तो ये दिखा देंगे कि भाई प्राइस इंक्रीज की है, क्वांटिटी कम हुई है, ऑल्दो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड is less than proportionate due to inelastic demand. So हमने डायग्राम बना दी और डायग्राम बनाने की जरूरत है, डायग्राम समझाने की जरूरत नहीं भाई। इनडायरेक्ट टैक्स की डायग्राम बनाने की फिलहाल जरूरत तो नहीं है, किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं समझा भी देता हूँ। सो हमने इनडायरेक्ट टैक्स के लिए डिमांड कर्व बनाया इनइलास्टिक, सप्लाई कर्व नॉर्मल बना दिया, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1, ये इक्विलिब्रियम E1 है, सप्लाई S1 है। हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे फ्रॉम S1 टू S2, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सप्लाई कर्व इज द पर यूनिट टैक्स। सो द इकोनॉमी द मार्केट गोज फ्रॉम E1 टू E2, और ये जो नया इक्विलिब्रियम हमारा E2 है, इस पे है प्राइस P2।
और इसके ऊपर क्वांटिटी कितनी है Q2, सही। अभी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना हो कि भाई गवर्नमेंट के पास कितना गया, कंज्यूमर ने कितना दिया, प्रोड्यूसर ने कितना किया, तो उसका तरीका ये होता है कि हम स्टार्ट करते हैं Q2 से, क्योंकि जो भी बेनिफिट, जो भी हैजर्ड, कुछ भी डेवलप हो रहा है वो तो Q2 पे ही होगा, जितने यूनिट्स है उन पे ही होगा। सो Q2 के लिए कंज्यूमर ने टोटल टैक्स कितना मिला है, दिस इज द पर यूनिट टैक्स, सही है। उसको जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, दिस इज द टोटल रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें से जो प्राइस इंक्रीज करने का इफेक्ट है वो किसका है, कंज्यूमर का, और जो रिमेनिंग इफेक्ट है वो है प्रोड्यूसर, सही है। पर इसके अंदर आपको ये लेबल करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको प्राइस और क्वांटिटी का इफेक्ट दिखा। नहीं बेटा, हम ये बात नहीं कह सकते that cigarettes take less proportion of income, hence their taxes may not be effective. Why can't we say this? Because हम इस बात को, पहली बात तो हम साबित नहीं कर सकते, और ये एक जनरलाइज आर्गुमेंट नहीं हो सकता। ये कहना कि सिगरेट्स जो हैं वो एडिक्टिव हैं और वो हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज हैं, ये जनरलाइज आर्गुमेंट है, ये हम हर जगह दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई दे टेक अप अ स्मॉल पार्ट ऑफ इनकम और लार्ज पार्ट ऑफ इनकम, या तो आपने कंडीशन लगा दी कि भाई जो बंदा अगर अमीर आदमी है तो वो कम सिगरेट पीता है और सस्ती सिगरेट पीता है, और गरीब आदमी है तो वो लाजमी बहुत कम सिगरेट पीता है, ये तो आपने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि इनकम का छोटा हिस्सा खर्च हो रहा होगा, ऐसा होना जरूरी थोड़ी है, सही है। लेकिन वो हैबिट फॉर्मिंग है, ये होना लाजमी, तो ऐसी अजम्पशन खुद से ना लिया तो। तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, लेकिन साथ में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कह दिया कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स से डीमेरिट गुड की डीमेरिट, जी जी, इसमें ये बरल प्रोड्यूसर ने ज्यादा टैक्स कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर दिया, राइट। सो डीमेरिट गुड्स, इनडायरेक्ट टैक्स से डीमेरिट गुड्स कैन बी कंट्रोल्ड, और हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि कैन बी कंट्रोल्ड, और कंट्रोल कैसे कैसे नहीं, क्वांटिटी कैन बी रिड्यूस टू socially desired level and price can be raised to cover social cost. So हमने इस तरह से बता दिया, ये हो गया। However, ये तो एक साइड बताई हमने, लेकिन हम साथ में हम पहले ही बात कह रहे हैं कि बिकॉज डिमांड इन इलास्टिक है, इसलिए जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत सब्सटैंशियल नहीं आएगा। सो ये बात तो हम कह सकते हैं कि वी कांट से दैट कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं लिखी, इन इलास्टिक लिखी, सही है। सो हम कहेंगे इम्पैक्ट तो आएगा, ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट नहीं आएगा, सही है, लेकिन जो इम्पैक्ट आएगा वो लेस देन प्रोपोर्शनेट आएगा। सो वी कैन से कि डिमांड इन इलास्टिक होने की वजह से, इन इलास्टिक डिमांड की वजह से ये पॉलिसी कैन बी if ineffective in short run to have a strong impact, सही है। और इस बात को हम ये जो आइडिया है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज ये डिस्कस क्वेश्चन है, यही आपका काउंटर आर्गुमेंट है। फिर दूसरी पॉलिसी उन्होंने दी है, अब हमें उस दूसरी पॉलिसी को एवेल्युएट करना है। दूसरी पॉलिसी कौन सी दी है, गो बैक टू द क्वेश्चन, what is needed is better awareness amongst consumers of the negative effects of smoking, सही है। हम इस बात को एवेल्युएट करेंगे, और इस बात को एवेल्युएट करने के लिए, अच्छा यहाँ पे भी एक डायग्राम यूज की जा सकती है जो कि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि ऐसे केस में यूज की जाए। दूसरी पॉलिसी हमारे पास क्या है, अवेयरनेस कैंपेन। कहेंगे अवेयरनेस कैंपेन जो आपके पास होगी वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगी, इट कैन क्रिएट अ लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट, सही है, इट कैन क्रिएट अ लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट। और उसकी वजह ये है बिकॉज जो हैजर्ड ऑफ डीमेरिट गुड की अगर हैजर्ड ऑफ डीमेरिट गुड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उससे कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाएगी। इस बात को हम एक्सप्लेन करें कि अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मैं कमोडिटी के लिए विलिंग हूं बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग मी विद सेटिस्फैक्शन, लेकिन अगर मुझे पता चलना शुरू हो जाए कि इसके ये सब भी नुकसान है, मैं खुद ब खुद उसको कम कंज्यूम करूं, सही है। और यहां पर हम इस डिमांड कम करने की डायग्राम बनाकर शो कर सकते हैं। अब ये डायग्राम इनइलास्टिक डिमांड के साथ ही बनी होगी, लेकिन डिमांड जब शिफ्ट करेगी तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिरती हुई नजर आएगी,
सही है। सो हम डायग्राम के में दिखाएंगे कि इसमें प्राइस भी फॉल कर रही है और क्वांटिटी भी फॉल कर रही है, और हम यहाँ कहेंगे कि भाई दिस सिगरेट्स विल बिकम लेस पॉपुलर, एंड बिकॉज दे विल बिकम लेस पॉपुलर, इसलिए आप जबरदस्ती कंजम्पशन नहीं रोक रहे होंगे, लोग कंजम्पशन करना ही नहीं चाहिए। सही है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स रिलेटिवली ज्यादा होगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ऑफ अवेयरनेस कैंपेन जरूर बताएं, कि जैसे आपने कह दिया कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर आपने लेबल करना शुरू कर दिया, मूवीज के अंदर, टेलीविजन के अंदर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि या तो कोई आप स्मोक करता हुआ दिखाएंगे नहीं, और अगर आप स्मोक करता हुआ दिखाएंगे तो आप लिखेंगे, उसके हैजर्ड वहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे। इस तरह आपने कंडीशन लगाने शुरू कर दिए कि जहां जहां सिगरेट बिक रहे हैं वहां पर आपने बैनर लगाने शुरू कर दिया, स्कूल्स में जाके बताना शुरू कर दिया कि सिगरेट का कितना नुकसान है। सही है। आपने जो है वो डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर मीडिया पर्सनालिटीज और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को यूज करके सिगरेट के नुकसान बताने शुरू कर दी। तो ऐसा करके आप, ये सब अवेयरनेस कैंपेन है, इसलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे दो कि ये काम किस किस तरह से किया जा सकता है, और उन सारी एग्जांपल्स के थ्रू ये बात हमने क्लियरली बता दी कि सिगरेट इस्तेमाल यूज करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लोग जब खुद जानते हैं कि उसकी डिमांड, उसके उसके नुकसान है, तो वो खुद ही कम कंज्यूम करेंगे। जी बेटा। नहीं नहीं, डिमांड अगर देखो, जो इलास्टिसिटी है ना वो प्राइस के हिसाब से। सही है। अभी हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की है। अगर टैक्स लगा रहे हो तो आप प्राइस इनइलास्टिक कमोडिटी को प्राइस से कंट्रोल करने की कोशिश करो। बेसिकली हम आगे कंक्लूजन भी लिखेंगे कि एक कमोडिटी जो कि प्राइस पर हम पहले से कह रहे हैं रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसको जब आप प्राइस से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर क्यों रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन ये कमोडिटी एडवर्टाइजमेंट पे रिस्पॉन्स करेगी या नहीं करेगी वो एक अलग कहानी। और हमारा इवेंचुअली जो काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा वो यही होगा कि भाई एक अनसर्टेनिटी है कि ये कमोडिटी जो प्राइस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी इसकी कंजम्पशन, तो इसी कंजम्पशन क्या लाजमी है कि प्रमोशन पे रिस्पॉन्ड करे। सो हम काउंटर आर्गुमेंट इसका यही देंगे, राइट। अच्छा क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है बेटर अवेयरनेस अमंग्स कंज्यूमर, कंज्यूमर्स को अगर आप ज्यादा अवेयरनेस, सही, अच्छा ठीक है। सो हम सिगरेट स्मोकिंग के नुकसान बताएंगे, यहाँ एग्जांपल्स देना कैन बी अ गुड आंसर, लेकिन इसका जो काउंटर आर्गुमेंट होगा, हम जब इसको काउंटर करेंगे तो किस तरह से कहेंगे, हम कहेंगे हाउएवर इफेक्टिवनेस of such campaigns is unreliable तो नहीं कहना चाहिए, uncertain कहना चाहिए। इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसमें अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। सही, आपने एक पॉलिसी लगाई कि हम उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन ये पॉलिसी कितनी इफेक्टिव होगी, एक तो एक सवाल है ना। लाजमी थोड़ी है कि आपने अगर पॉलिसी लगाई तो वो इफेक्टिव होगी। आपने अवेयरनेस, हर एडवर्टाइजमेंट या ऐसा और क्वेश्चन भी आते हैं कि जी इस चीज की एडवर्टाइजमेंट डिस्कस कि इस चीज की एडवर्टाइजमेंट का क्या इंपैक्ट आ रहा है। अगर एडवर्टाइजमेंट पे हम जब भी इवैल्यूएट करते हैं तो हमेशा ये बोलेंगे कि इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज अ क्वेश्चन मार्क। जो हम वो देख रहे थे ना कि एक प्रोड्यूसर अपनी पीडी कैसे चेंज करता है, हाउ विल अ प्रोड्यूसर चेंज हिज पीडी, वहां में हमने एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट बताया था। उसे काउंटर आर्गुमेंट में कहते रहे कि हर एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव नहीं होती, हर कैंपेन इफेक्टिव नहीं होती। तो आपने ये काम किया, लेकिन लाजमी नहीं है कि इफेक्टिव। सही है। तो इसलिए हमारा सबसे जो क्रूशियल एस्पेक्ट है उस पे ये। सेकंड इसमें ये है दैट देयर इज हायर कॉस्ट इन्वॉल्व, इसमें आपको पैसे खर्च करने पड़े। राइट, जो टैक्स लगाना था उस पे पैसे आ रहे थे, यहाँ पैसे खर्च करने पड़े। सही है। तो यहाँ पर हम लोग बर्डन ऑन गवर्नमेंट की बात भी कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग बर्डन ऑन गवर्नमेंट, बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स की बात कर सकते हैं, और हम क्या बात कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस फंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि ये जो पैसे आपने यहाँ खर्च किए कहीं और भी खर्च हो सकते हैं। एक और बात ये कि ऐसा भी हो सकता है कि ये बर्डन ऑन प्राइवेट प्रोड्यूसर डाल दिया जाए। गवर्नमेंट थोड़ी प्राइवेट प्रोड्यूसर को सिगरेट के डब्बे प्रिंट करके देती है, वो तो वो खुद प्रिंट करते हैं। अब वो पहले प्लेन था, उसके ऊपर उसको जो है ना वो अपने एक वो भी देना, एक डिस्क्लेमर प्रिंट करना है, उसकी हायर कॉस्ट होगी। गवर्नमेंट उसे कहता है हर जगह पे आप बैनर लगा, जिससे नुकसान है, प्राइवेट प्रोड्यूसर पे डालेगा तो भी नुकसान कहीं ना कहीं लेबर का, प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर को तो आ ही रहा है। सो देयर इज लॉस ऑफ प्राइवेट बेनिफिट, प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो जाएगा, और प्रोड्यूसर सरप्लस कम होगा, लेबर रिटर्न्स कम हो जाएंगे, शेयर होल्डर रिटर्न कम हो जाएंगे, ये वाली अनसर्टेनिटी आएंगी। सो इसलिए जो हायर कॉस्ट इसके अंदर होगी, प्लस देयर इज टाइम लैग। जब आप एजुकेशनल कैंपेन के थ्रू ये काम करें, आज आपने एक कैंपेन चलाई जिसके थ्रू आपका ख्याल था कि भाई इसके थ्रू हम सिगरेट्स को कंट्रोल करेंगे, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट गोइंग टू टेक इफेक्ट इमीडिएटली।
आपने अभी फॉरेन प्राइस तोड़ी या क्वांटिटी, देखो अगर आप प्राइस बढ़ाते तो उसमें फिर भी लैग आता लेकिन कम आता। अगर आप कोटा लगा दो, बोलो सिगरेट नहीं मिल सकती, और एक वक्त में किसी को पैकेट तो मिलेगा ही नहीं, एक वक्त में एक सिगरेट खरीद सकता है कोई, एक से ज्यादा नहीं खरीद सकता। अगर ऐसे कोटा लगाना शुरू कर दो, क्वांटिटी कंट्रोल करो, तो लाजमी कंजम्पशन कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि एक बंदा खुद अवेयर हो, खुद डिसाइड करे कि उसे कम कंज्यूम करना। सही है, एक ऐसी कमोडिटी जो कि खुद से एडिक्टिव नेचर की, सो इसलिए देयर इज अ टाइम लैग इन। सही है, सो वी कैन टॉक अबाउट द फैक्ट दैट दिस पॉलिसी कैन टेक a long time to have an effect. इफेक्ट आने में इसको एक लंबा टाइम लग सकता है, ये बड़ा इसका एक कंसर्न है इसका। और इसके अंदर क्या हम, और इसकी एग्जांपल्स दे दो, ये बात कि भाई इसके अंदर हैबिट फॉर्मिंग गुड पे और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इवन मोर फॉर हैबिट फॉर्मिंग गुड्स। एडिक्टिव गुड्स के ऊपर तो जो है वो I'm not able to do that. Thankfully. हाँ, एडिक्टिव गुड्स के ऊपर तो ये और भी ज्यादा हो सकता है। सही है, एनी कंफ्यूजन इन दिस? तो इसका फाइनल हमारे पास कंक्लूजन यह है कि जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, जो ऐसी पॉलिसी है जिसके बारे में पता है कि ये काम करेगी, वो तो अवेयरनेस कैंपेन है, लेकिन वो कब तक काम करेगी, दैट्स अ कंसर्न, दैट्स अ प्रॉब्लम। सही है, सो हमारा कंक्लूजन ये है कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको ये करना है, लॉन्गर इम्पैक्ट अगर चाहिए, मोर लास्टिंग मोर स्टेबल इम्पैक्ट चाहिए, तो आपको अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। लेकिन अभी शॉर्ट रन के अंदर बेशक वो इनइलास्टिक है, आपको फिर भी टैक्स लगाना चाहिए। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं वापस आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी एक रूल हमें, इलास्टिसिटी के बारे में भी हमें एक रूल क्या बताया कि वक्त के साथ साथ इलास्टिसिटी चेंज होती है। सो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप टैक्स लगा दें, बाकी शॉर्ट रन पे इफेक्ट कम आएगा, वो तो एजुकेशन में भी कमी आएगा। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर टैक्स लग के जब ये सिगरेट महंगा हो जाएगा और फिर कंज्यूमर की इनकम का ज्यादा बड़ा प्रोपोर्शन लेगा, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बढ़ना शुरू। सही है, तो जहां हमने इनडायरेक्ट टैक्स की बात की है, वहां पर ये एक एडिशनल आर्गुमेंट आ सकता है कि लॉन्ग रन के अंदर जो पीडी है, दैट पीडी कैन राइज ड्यू टू हायर प्राइस। हाँ, टाइम लैग तो आ रहा है, वो तो अपने खैर वो तो आप इंप्लीमेंट करने में टाइम लगा रहे हैं, लेकिन वो रिलेटिवली कम टाइम लगाएगा। तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स हमने लगाया, हमने कहा ये तो काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन साथ में हम कह रहे हैं लगा के रखो। अगर ये टैक्स लगा रहा तो ओवर टाइम क्या होगा, ये टैक्स लगा रहेगा तो चीज महंगी होगी, ओवर टाइम लोग की कंजम्पशन कम हो जाएगी, इसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। सो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि इन द शॉर्ट रन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स is more effective than awareness campaign। सही है, लेकिन हम साथ में कह रहे हैं however due to inelastic nature, ये जो inelastic nature है इसकी वजह से impact of indirect tax is less than proportionate। बेसिकली हमने अभी पहली बात क्या की कि शॉर्ट रन के अंदर तो इनडायरेक्ट टैक्स एजुकेशनल कैंपेन से तो ज्यादा ही काम करेगा और वो भी ज्यादा काम नहीं करेगा। सही है, बट हमारा अगला आर्गुमेंट क्या है, इफ बोथ पॉलिसीज आर persisted, यानी आपने टैक्स भी लगा दिया और आपने साथ में कैंपेन भी रन किया। सही है, इफ बोथ पॉलिसीज आर persisted then a more stable and sustainable control can be achieved in long run। इस बात को आपने एक्सप्लेन किया। सही है, कंक्लूजन अच्छा सही तरीके से लिखना पड़ेगा, इस बात को एक्सप्लेन, जो आखिरी बात है मैं तो एक लाइन लिखी है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? सही, सिंपल डिमांड सप्लाई डायग्राम बनाओ, यही वाली डायग्राम बनाओ और उसके अंदर यही वाली डायग्राम बनाओ और सप्लाई शिफ्ट करने के बजाय डिमांड शिफ्ट कर। तो अगर आप वो डायग्राम जो बनाओगे वो किस तरह की बनेगी, प्राइस क्वांटिटी, हाँ नहीं ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल रिस्पांस नहीं बोला मैंने कहा उससे ज्यादा रिस्पांस आएगा। मेरा पॉइंट ये था कि अभी आपकी ये क्वांटिटी
डिमांड कम होगी तो आपकी ये क्वांटिटी हो जाएगी, ये बोला। सही है? अच्छा भाई, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये सुनो, सब्सिडी कैसे ट्रांसफर होती है? मतलब सब्सिडी इस तरह ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ लो प्राइसेस। आपने प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी, प्रोड्यूसर ने उस, हाँ, अगर जितनी डिमांड इलास्टिक होती है उतना प्रोड्यूसर सब्सिडी का ज्यादा हिस्सा अपने हाथ में रखता है। सही है? उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो सब्सिडी का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा भी कंज्यूमर पे ट्रांसफर करेगा तो एक हायर रेवेन्यू भी एंजॉय कर सकता है, और जो सब्सिडी का बड़ा प्रोपोर्शन है वो भी एंजॉय कर सकता है, क्योंकि इलास्टिक डिमांड है, थोड़ी सी प्राइस के ऊपर कम करने से भी रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर डिमांड इलास्टिक होती है तो प्रोड्यूसर को कोई जरूरत नहीं है सब्सिडी का बड़ा हिस्सा कंज्यूमर पे डालने की, इन दैट केस वो ज्यादा हिस्सा अपने पास। पीएस का सब्सिडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर सप्लाई, देखो सप्लाई जितनी इनइलास्टिक होती है, हर वो कंट्रोल जो प्राइस के थ्रू आ रहा है, वो जितनी इनइलास्टिक डिमांड होगी उतना प्रोड्यूसर से कम रिस्पॉन्स निकाल पाएगा। अगर प्राइस इलास्टिक, सप्लाई इनइलास्टिक है, और आप ऐसी पॉलिसी लगाते हैं जिसके थ्रू आप सब्सिडी दे रहे हैं, उसे क्या करें, आप कह रहे हैं आपको हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट करें। सही है? अगर सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो मेनली डिमांड डिटरमिन कर रहा है। आप यहाँ सप्लाई को शिफ्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रोड्यूसर पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। मैं भी डायग्राम, इसकी क्वेश्चन करने के बाद इसको डायग्राम पे समझाता हूं। ठीक है? एक्सप्लेन हाउ द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ एन इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द इकोनॉमीज एक्सचेंज रेट। सर बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत आसान सवाल है। सही है? आपको इसमें एक्सचेंज रेट बताना है और टर्म ऑफ ट्रेड का इम्पैक्ट बताना है। क्वेश्चन 4A जो है, क्वेश्चन 4A जो है, इसके अंदर आप एक्सचेंज रेट को पहले डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सचेंज रेट कम होने की बात हुई है ना, चेंज लिखा हुआ है। एक्सचेंज रेट हम डिफाइन करेंगे, चेंज इन एक्सचेंज रेट को एक्सप्लेन करेंगे कि चेंज इन एक्सचेंज रेट क्या होता है, और उसका मतलब क्या है कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो ये एप्रिसिएशन है, और एप्रिसिएशन होने का क्या मतलब है, इसको डिफाइन किया जाएगा। सही है? सिमिलरली अगर एक्सचेंज रेट गिर रहा है तो ये डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन क्या होती है इसको डिफाइन किया जाएगा। और ये मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर और वीकर करेंसी। सही है? जिस तरह आपने कह दिया कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट, यहाँ पे एग्जांपल भी दे दो तो अच्छा हो जाएगा, लिखना आसान हो जाएगा। जैसे आपने एप्रिसिएशन को एक्सप्लेन कर दिया, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पर डॉलर से हम चले गए फॉर एग्जांपल 150 रुपीज पर डॉलर पे। तो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे that dollar has become stronger because there is 50 more rupees that you can receive for the same amount of dollars, so dollar has become 50% stronger than rupees। इस तरह की वैल्यू देगा, आप इसको आराम से समझा सकते हैं, और फिर डिप्रिसिएशन भी समझा देंगे। फिर हमें इस कॉन्टेक्स्ट को बताना है कि एक्सचेंज रेट के चेंज करने से, चेंज इन एक्सचेंज रेट, चेंज इन एक्सचेंज रेट causes change in prices of exports and imports। सही है? in consumers currency, in consumers currency। और इस बात को समझा देंगे कि अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज करता है तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स कम हो जाती है। हमने अभी एक्सचेंज रेट का सिर्फ प्राइस के ऊपर इंपैक्ट बताया, अभी तक कोई मसला तो नहीं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टर्म ऑफ ट्रेड इंट्रोड्यूस करेंगे कि टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है, इसको डिफाइन किया, प्लस अगेन इसको भी एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसका फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टर्म ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू इंडेक्स प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइड बाय इंडेक्स प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स टाइम्स 100। और टर्म ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला बता दो, और इससे बता दो अभी अब क्या कर सकते हैं, अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर रहा है तो उससे हम बता सकते हैं पीएक्स राइज करेगा, पीएम फॉल करेगा, एंड एज अ रिजल्ट टर्म ऑफ ट्रेड इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गई बात? Ratio of export prices to import prices, it shows how much imports can be purchased for each unit export। ये लिखा हुआ है आपके पास। सही है? यहाँ मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ, ये बात जरूर बताओ यहाँ पे that term of trade, increase in term of trade का मतलब क्या होता है। सही है? ये बात जरूर बताओ कि increase in term of trade का क्या मतलब है, इस बात को एक्सप्लेन। increase in term of trade का मतलब ये है that more amount of imports
can be purchased for each unit exported. सही है, each unit of export. और इस बात को एक्सप्लेन करके आपका आंसर कंप्लीट हो गया। वो छोटा सा आंसर है, बहुत बेसिक सा आंसर है, हो जाएगी। इज इट क्लियर, यस और नो? जनरली जो है वो 2 क्वेश्चन माइक्रो से आते हैं, 1 क्वेश्चन मैक्रो से आता है जनरली, लेकिन इसकी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे इस पेपर में आपने देख लिया कि पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट माइक्रो से आया, दूसरा क्वेश्चन मैक्रो से आया है, अगला क्वेश्चन पूरा माइक्रो से था, और तीसरा क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो मैक्रो है। इस तरह एक बार पेपर आया हुआ है, मुझे याद नहीं कौन सा ईयर था, आई थिंक 2019 था या 2018 था, ऐसा कोई पेपर था जिसके अंदर तीनों क्वेश्चन मैक्रो से आए। सही है, इस तरह का भी है। लेकिन देखो, तीनों क्वेश्चन मैक्रो से आए हुए होंगे तो किसके आए हुए होंगे? एक क्वेश्चन इन्फ्लेशन का बना होगा, एक पॉलिसीज का बना होगा, एक्सचेंज रेट का बना होगा, और कहाँ से लेके आ जाएंगे? सही है, उसके अंदर फिर आपको एक आसान क्वेश्चन एग्रीगेट डिमांड का और पॉलिसीज का, ये इन्फ्लेशन का मिल रहा होगा ना। वेल, तो इसलिए ये टेंशन नहीं लो कि यार मैंने माइक्रो ही करना है। जब आप पेपर करने के बैठोगे तो 3 सवाल आपके सामने होंगे, उनमें से जो बेस्ट आता है वो। सही है। Discuss using examples whether an expenditure reducing or an expenditure switching policy is more effective response in economies faced with deficit on the current account or balance of payment. मतलब well, expenditure switching और dampening policies तो सबको आती है ना? हाँ, expenditure switching reducing policies कौन सी होती हैं? Contractionary, fiscal and monetary policies. और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज कौन सी होती है? प्रोटेक्शनिज्म, डिवैल्यूएशन, ये होती है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। इंपोर्ट महंगी कर दो, लोग लोकल गुड पे आ जाएगा। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी का मतलब ये कि आप कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर को इंपोर्टेड गुड से स्विच करा के लोकल गुड पे ला रहे हैं, और एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी का मतलब ये होता है आप कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर ही कम करा रहे हैं। सही है। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप क्या करोगे? सिंपली पहले बताओगे, हमेशा पॉलिसी लगाते हुए पहला काम क्या करते हैं? जी, डिवैल्यूएशन से इंपोर्ट महंगी हो जाएंगी ना, इंपोर्ट महंगी होगी तो लोग लोकल गुड पे आ जाएंगे। हाँ, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं पॉलिसी लगाते हुए? सबसे पहले क्या करते हैं? प्रॉब्लम बता। सबसे पहला हम क्या करेंगे? लिखा हुआ है इकोनॉमीज फेस विद डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ताकि हम सबसे पहले ये प्रेमिस क्रिएट कर सकें कि ये जो कुछ किया जा रहा है इसको करने की वजह क्या है। सही है। इसी इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले हम बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे कि डेफिसिट क्या होता है, इसको डिफाइन करना, डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट को डिफाइन करना और इसको एक्सप्लेन करना, और इसके जो प्रॉब्लम है, इसका जो हैजर्ड है उसको एक्सप्लेन करना कि ऐसा करने से देयर इज नेट आउटफ्लो ऑफ मनी, कंट्री में से पैसा बाहर जा रहा है, इससे एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करेगा, इससे कंट्री के रिजर्व्स गिरेंगे। सही है। इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स उससे एसोसिएटेड बता दी कि भाई अगर आप ये करते रहोगे, अगर डेफिसिट आएगा तो डेफिसिट आने से ये मसले होना शुरू। बेसिकली कोई 1-2 प्रॉब्लम जो मेन मसले हैं ना, वो आपने डेफिसिट से रिलेट कर दिया, और साथ में इसको रिलेट करके इस सबसे के बाद अपना एम बता दिया कि हमारा एम ये है टू रिड्यूस डेफिसिट बाय कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। सही है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड बात है। और बात क्या हो सकती है? यहाँ बात करंट अकाउंट की हो रही है, तो हम यहाँ पे आगे जाके जब काउंटर आर्गुमेंट दे रहे होंगे तो हम वहां पे ये बोल देंगे कि और कंपोनेंट भी तो हैं इसके, सिर्फ इन चीजों से काम थोड़ी हो, तो बाकी कंपोनेंट का भी थोड़ा हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या करें कि हमारा डेफिसिट के लिए एम क्या है? हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें कि डेफिसिट कम हो जाए, और डेफिसिट कम होने का तरीका क्या है कि हम अपने इंपोर्ट्स कंट्रोल करें, अपने इंपोर्ट्स कम करें और अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करें। सही है। राइट नाउ इट्स एक स्टैंडर्ड आर्गुमेंट है। और फिर हम क्या करेंगे? एक एक करके पॉलिसी बनाना शुरू करेंगे। एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी बता दी, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग या एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी बना दी। सही है। इसको हम बताएंगे जिसमें हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि ये दीज आर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज।
सही है। और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज को एक्सप्लेन किया जाएगा, इसके अंदर हम फिस्कल कंट्रोल्स एंड मॉनेटरी कंट्रोल्स को एक्सप्लेन करेंगे, एंड बाय डूइंग दिस हम साबित करेंगे, हमें बेसिकली साबित क्या करना है कि हम फिस्कल कंट्रोल और मॉनेटरी कंट्रोल के थ्रू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम करेंगे, और अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा तो नेचुरली जब कंज्यूमर कम स्पेंडिंग कर रहा होगा तो इंपोर्ट पे भी कम करेगा। क्यों? बोलो, उल्टा उल्टा सरप्लस बच जाएगा, वो भी बेचा जा सकता है जी। वो है बजट डेफिसिट, एक है बजट डेफिसिट, एक है करंट अकाउंट डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, एंड दैट व्हेन इंपोर्ट इज मोर। सही है। बजट डेफिसिट ये है कि गवर्नमेंट साल के शुरू में बताता है कि हम कितने पैसे खर्च करेंगे पूरी इकोनॉमी के ऊपर, वो बजट है। गवर्नमेंट साल में लेट्स से 100 रुपए कमाता है और 150 रुपए खर्च करता है। दिस इज नॉट इन इंटरनेशनल मार्केट, दिस इज विद इन द कंट्री, तो 50 रुपए का डेफिसिट है। सही है। सो हम फिस्कल और मॉनेटरी कंट्रोल्स को एक्सप्लेन करेंगे। बेहतर है कि इस बात को, ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आप बता रहे हो एक्सप्लेन करे हो, इसको एक्सप्लेन करो विद डायग्राम, जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड कम करके दिखाओ इन सब चीजों इनके थ्रू, और ये बताओ कि ऐसा करने से जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होगी, और डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्पेंडिंग कम होगी, और स्पेंडिंग कम होगी तो इंपोर्ट्स के ऊपर भी स्पेंडिंग कम होगी, और सरप्लस हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि लोग कम खर्च कर रहे हैं तो सरप्लस आउटपुट से हमारे एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। सही है। लेकिन आई वुड से साथ में दूसरा आर्गुमेंट लिख दो, काउंटर आर्गुमेंट लिख दो कि भाई ये कर तो रहे हो, लेकिन साथ में क्या होगा, लोकल एक्सपेंडिचर कम होने से लोकल आउटपुट भी कम होगा। सही है। इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी कंट्री के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब शायद डेफिसिट तो करेक्ट हो जाए, लेकिन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं। सही है। प्लस अगर लोकल आउटपुट कम होगा देन पॉसिबल ये है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स गोइंग डाउन, तो ये भी एक नुकसान साथ में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए कोई लास्ट कोई फुल प्रूफ पॉलिसी नहीं है। हमारा ये ख्याल है कि भाई सिर्फ ये जरूरी नहीं। सही है, ये बात समझ में। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी पॉलिसी लगाएंगे, दूसरी एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग के बाद एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी लगाएंगे, और एक्सपेंडिचर स्विचिंग को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी लगाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि इसको एक्सप्लेन किया, और प्रोटेक्शनिज्म, आइडियली कोई एक मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म जरा सही से बता दो, बाकी को सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दो, एक दो को इंट्रोड्यूस कर दो, बाकी को प्रोटेक्शनिज्म फॉर एग्जांपल टैरिफ्स आपने डिफाइन कर दिया, और इसको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोटेक्शनिज्म के थ्रू हम क्या करें, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी के थ्रू हम क्या करें, स्पेंडिंग को स्विच करें फ्रॉम लोकल गुड्स, स्विचिंग एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग from local goods from imports to local goods। हम imports से स्पेंडिंग स्विच करके लोकल गुड्स के ऊपर स्पेंडिंग लेके आ रहे हैं। कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर? हाँ, ये लॉजिक सबको समझ में आ गई। सो ये बता दिया, और फिर इसकी लिमिटेशंस बता दी कि इसके अंदर इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गुड। सही है। प्रोटेक्शनिज्म बता दिया, डिवैल्यूएशन के साथ भी यही काम किया, और डिवैल्यूएशन ये क्योंकि इस तरह ही क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसकी बहुत डेप्थ में नहीं आ रहा। डिवैल्यूएशन में भी क्या होता है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स इंक्रीज कर जाएगी, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी। अब डिवैल्यूएशन की बात करें तो आप कहेंगे इससे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, बट जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि दिस डिपेंड्स अपॉन पीडी। अब ऐसा नहीं है कि 12 मार्क के क्वेश्चन में दो चीजें दोनों बतानी है, इसमें उठा के मार्शल नहीं लिखना शुरू कर दें। एक्सपेंडिचर कम करके, वही तो बोला, एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग करो या इंपोर्ट महंगे कर दो। अच्छा अब बात सुने, आखिरी, इंपोर्ट्स महंगे कर दो या लोकल गुड्स सस्ते कर दो। एक बात इसके अंदर साथ में है जो कि साथ चल रही है, जो हम कंक्लूजन लिखने से पहले एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको कंक्लूजन में इस्तेमाल करेंगे। एवरी डेफिसिट डज नॉट नीड टू बी कंट्रोल्ड। हर डेफिसिट कंट्रोल करने की जरूरत थोड़ी होती है। इफ इट्स अ सर्कुलेटिंग डेफिसिट कोई बात नहीं, सही। If it's a deficit caused by import of capital good, what do we call them? Long term deficit। तो आपको उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, उसे फाइनेंस करने की जरूरत है।
सो आप कहेंगे ये पॉलिसीज जो भी आप लगा रहे हैं सिर्फ तब लगाने की जरूरत है, इनमें से कोई भी पॉलिसी लगेगी वो तब लगेगी जब ये कोई शॉर्ट टर्म डेफिसिट है, कंज्यूमर गुड की वजह से क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज नहीं जरूरत है, खुद अपने आप को कॉम्पनसेट कर देगा। सो हम यहाँ पर एक बात एक साथ लिखेंगे और फिर से कंक्लूजन में इस्तेमाल करेंगे, वो ये है दैट वेदर पॉलिसी शुड बी अप्लाइड, वेदर पॉलिसी शुड बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन टाइप और कॉज ऑफ डेफिसिट। और यहां पे हम बताएंगे कंट्रोल वेयर, कंट्रोल कहां लगेगा, जहां शॉर्ट टर्म डेफिसिट होगा। जो लॉन्ग टर्म डेफिसिट होता है वो कौन सा डेफिसिट होता है, जो कैपिटल गुड इंपोर्ट करने से होता है। अब वो क्या है, हर साल का नया डेफिसिट नहीं है, वो एक डेफिसिट है जो मान लो 10 साल के ऊपर स्प्रेड हुआ। So you're not creating a deficit every year, you're facing a deficit every year, but it was caused in 1 year. And because it is a productive expenditure, जैसे आपने इंडस्ट्रियल मशीनरी इंपोर्ट कर दी, बिकॉज इट इज एन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, लेट्स से 5 साल लगा इसको वर्किंग फेज में आने में, 5 साल के बाद ये जो रिटर्न जनरेट करेगा ये अपने डेफिसिट को इन द लॉन्गर टाइम पीरियड खुद ही कॉम्पनसेट कर देगा। शॉर्ट टर्म डेफिसिट्स आर द वंस जिसको ऐसे कंट्रोल करने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म डेफिसिट्स कौन से होते हैं, ये वो डेफिसिट होते हैं जो डेफिसिट क्रिएट हुआ अगले साल फिर होगा, क्योंकि कंज्यूमर गुड है, प्रोडक्टिव नहीं। आपने जो है ना पूरी दुनिया से खाने पीने की चीजें, गाड़ियां मंगा ली, आपने कैट फूड मंगा लिया, इस तरह की चीजें मंगानी चाहिए, डिजाइनर क्लोथ मंगानी चाहिए, चॉकलेट्स मंगानी शुरू कर दी, मंगाई खाई, अगली बार फिर दोबारा मंगाई, अगली बार फिर दोबारा मंगाई, ठीक है। तो ये वाले डेफिसिट है जिनको रोकने की जरूरत है। इन दैट केस हम कहेंगे हमें शॉर्ट टर्म डेफिसिट को कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है वो इसमें क्या होगा, हमारा कंक्लूजन इसके अंदर पता क्या होना चाहिए, तो ऐसे सारे जो मेथड हैं उनके वो ये होना चाहिए कि आप जो कंट्रोल लगा रहे हैं ना वो डिपेंड करता है इस बात पे कि जो आपको पहले अपने प्रॉब्लम को असेस करना पड़ेगा। अगर कंट्री किसी बहुत इनइलास्टिक इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, पे अटेंशन टू दिस, अगर कंट्री किसी बहुत इनइलास्टिक इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सच एज ऑयल, देन एन एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी विल नॉट वर्क। हम अपनी कंट्री में ऑयल नहीं बना रहे, सही है, एक ऐसी कमोडिटी जिसकी इनइलास्टिक डिमांड है और लोकल इनइलास्टिक सप्लाई भी है, हम लोकली बनाते भी नहीं उस चीज को, उस पे एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज विल नॉट वर्क। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कम ऑयल परचेज किया जाए तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप उस पर टैरिफ लगा दें, उसका तरीका क्या होगा, आप कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी रखें। अगर आप चाहते हैं कि उसको फॉरेन लॉन्ग टर्म हल तो ये कि आप सस्टेनेबल सोल्यूशन के ऊपर जाएं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के ऊपर जाएं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म इंपैक्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट के लिए आपको एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी लगानी पड़ेगी, सही है। लेकिन आप अगर आपकी कंट्री के अंदर कुछ कमोडिटीज बनती हैं, सब्स्टिट्यूट बनता है, जो आप इंपोर्ट करें उसका सब्स्टिट्यूट आपकी कंट्री में बनता भी है और आपने उठा के लगा दी डैम्पनिंग पॉलिसी, तो सही है इंपोर्ट नहीं होगी लेकिन लोकल का भी तो फायदा नहीं होगा, सही है। इसलिए जो प्रॉब्लम है पहले उसको असेस करें, डेफिसिट कैसा है, डेफिसिट क्यों है, जिन जो कमोडिटीज डेफिसिट कॉज करी हैं वो कमोडिटीज किस तरह की हैं, और फिर उसके बेसिस पे डिसाइड करें कि आपको कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए। सो देयर इज नो वन आंसर टू दिस। आई वुड से कंक्लूजन लिखते हुए इस बात को लिखो कि अगर कंट्रीज इन इलास्टिक इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाई कर रही हैं जिनको लोकली प्रोड्यूस नहीं किया जाता तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज विल नॉट वर्क। एक्सपेंडिचर वो तो आपने ओवरऑल एक्सपेंडिचर ही कम कर दिया ना, नहीं आपने जब लोगों का एक्सपेंडिचर ही कम कर दिया तो इम्पैक्ट तो आएगा ना। अब प्राइस इन इलास्टिक लिखा है, इनकम का तो अलग रिलेशनशिप होगा, सही है। सो हमारा जो कंक्लूजन इसके अंदर ये है वो ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन विच वन इज बेटर, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन, हाँ ये हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी गुड्स इंपोर्ट करते हैं एंड एक्सपोर्टेड, एंड ऑफ कोर्स एंड द लोकल एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस इट, प्रोड्यूस, सही है। जिस तरह मैंने इसको समझाया मैं इस बात को यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इनइलास्टिक डिमांड एंड इनइलास्टिक सप्लाई of imports or inelastic local supply of imports है,
कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी लोकल मार्केट के अंदर इनइलास्टिक सप्लाई एकदम इंक्रीज नहीं किया जा सकता और इनइलास्टिक डिमांड भी है, सही है। अगर ऐसी कोई कमोडिटी है देन switching policies might not work. Switching policies might not work. सही है। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे आउटकम्स आ जाते हैं जहां पर आप देख रहे हो कि लोकली भी वो चीज बन रही है और इंपोर्ट भी की जा सकती है, ऐसे केस में डैम्पनिंग पॉलिसीज का फायदा नहीं है। आप उधर एक्सपेंडिचर कम करोगे, लोकल भी कम हो जाएगा, तो जो आप करना चाह रहे हैं उसका फायदा नहीं है। सही है। ये पूरा पेपर समझ में आया? हाँ, तीनों क्वेश्चन क्लियर है? बजटरी डेफिसिट की तो फिलहाल बात ही नहीं हो रही, सही है। फिलहाल बात हो रही है ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है। हाँ, तो वो लॉन्ग टर्म डेफिसिट तो है, लेकिन अब उसका आपको नुकसान नहीं है ना, क्योंकि वो खुद अपने आप को कॉम्पनसेट कर रहा है। शॉर्ट रन में आपको बर्डन दे रहा है, उसको आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में अपने आप को कॉम्पनसेट कर देगा। सर्कुलेटिंग डेफिसिट तो ये कि अभी कभी आपको डेफिसिट आया, कभी सरप्लस आ गया। देखो सर्कुलेटिंग डेफिसिट ना, there is no definite trend on your BOP. You're not every year in deficit or every year in surplus. तो वो सर्कुलेट कर रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके लिए भी आपको कोई अलग से मैं पॉलिसी कब लगाऊंगा, मुझे डेफिसिट नजर आएगा, मैं पॉलिसी कब लगाऊंगा अगर मुझे लगेगा कि ये डेफिसिट मेरी इंटरवेंशन के बगैर सही नहीं होगा। As a government, why would I apply a policy when I feel that either the hazard of that problem is too much and it has to be controlled immediately, or when I feel that without my intervention it will not be corrected, then I should apply a policy. But in case of circulating deficit, you know that even without your intervention it will be corrected. Similarly, for long-term deficit, you can say the same thing. Government knows that this deficit will be corrected without even our intervention. So in the short run, we should focus on compensating for it, फाइनेंसिंग इट, और कवर करना कि इससे और कोई फर्दर कोई इफेक्ट्स ना आ जाए और नुकसान ना आ जाए एक्सचेंज रेट पे। बट इवेंचुअली ये डेफिसिट खुद ही जब पूरी पेमेंट हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा थोड़ी क्रिएट होगा। शॉर्ट टर्म डेफिसिट आपको नजर है, हर साल इंपोर्ट हो रही है, अगले साल फिर हो रही है, अगले साल फिर हो रही है, तो जब तक इसको रोका नहीं जाएगा ये होती रहेगी। इसलिए हमें शॉर्ट टर्म में पॉलिसी लगाने की जरूरत। ठीक है, इस पेपर में बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? टैरिफ की डायग्राम नहीं भी बनाओ तो मसला नहीं है, लेकिन देखो प्रोटेक्शनिज्म बताते हुए कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ना।